हेलो एवरीवन। ब्लू लोटस टेक्नोलॉजी की तरफ से समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी पे हम ट्रेनिंग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम है क्या, इसमें कैसे वर्क होता है और इसमें जो भी कंपोनेंट या जो भी मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, और आज के टाइम पे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री लेवल पर या फिर मार्केट लेवल पर, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर हम जो भी एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड जो भी हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे सोसाइटी में एम्बेडेड सिस्टम का क्या और कैसे रोल है। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज़ अ अरेंजमेंट इन विच ऑल इट्स यूनिट असेंबल वर्क टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पर हम किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वहाँ पर प्रोसेस के थ्रू एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू वहाँ पर वर्क होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या प्रोडक्शन की कंपनी है तो वहाँ पर अगर हम रॉ मटेरियल को लेते हैं तो रॉ मटेरियल के बाद वो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है, उसके बाद फिर वो अगले स्टेप पे आगे बढ़ जाती है, फिर उस रॉ मटेरियल की मिक्सिंग होती है या फिर उस रॉ मटेरियल की कटिंग होती है। तो वो सेक्शन अलग होता है जिनका काम होता है उसको कटिंग करना जितना भी उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर वो अगले स्टेप पे बढ़ जाता है जहाँ पर उसकी पीसेस जो है की जाते हैं जो भी रॉ मटेरियल्स के, और जो भी उसको रिक्वायर्ड साइज़ या फिर पैकेट में उसको पैक करना होता है वहाँ पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगले स्टेप में फिर वो बंच वाइज बंडल वाइज वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ इंडस्ट्री, आउट ऑफ कंपनी फॉर मार्केटिंग। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सब सिस्टम के अंदर आते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे सबका अलग अलग वर्क है। ठीक है, और वो थ्रू प्रोसेस होता है। हर एक सिस्टम का अलग प्रोसेस है, वो अगले को फॉरवर्ड होता है, अगला फिर उसके जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस करता है, फिर वो आगे फॉरवर्ड होता है। फिर इस तरीके से करके वो प्रॉपर वे, एक प्रॉपर मैनर पे जो भी चीज़ें वर्क करती हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से प्रॉपर वे में काम करते हैं वो हमेशा ग्रोथ करते हैं, और जहाँ पर जिस इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिस्टम नहीं होता वो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम का ये मतलब होता है, और सिस्टम से रिलेटेड हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। आप अगर एग्ज़ाम्पल लो, आपके कॉलेज में या फिर और भी ऐसी बहुत सी जगह होती हैं, ऑफिस वगैरह होता है जहाँ पर भी बहुत सारे पैनल, बहुत सारे प्रोसेसिंग स्टेज होते हैं जहाँ पर एक एक पर्सन का, एक एक ग्रुप का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे सिंपल मॉडल में अगर इसको समझें हम तो इनपुट है, इनपुट आया, वो प्रोसेस हुआ और आउटपुट हमें मिल गया। आउटपुट एज एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल उसके पास आया एज अ इनपुट, और जो भी इंडस्ट्री के जो भी स्टाफ हैं, जो भी सेक्शन हैं, वो टेक्निकल सेक्शन हो सकता है, कंट्रोलिंग सेक्शन हो सकता है, टेस्टिंग सेक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है। ठीक है, वो सारे अपने सेक्शन अलग होते हैं। तो ओवरऑल सबको मिला के प्रोसेसिंग बोलते हैं कि प्रोसेसिंग मेन होता है, जो भी इनपुट आ रहा है उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग होना चाहिए, देन उसके बाद फिर हमें आउटपुट मिलता है। और वो आउटपुट अगर इंडस्ट्री है, उसका कोई प्रोडक्शन है, उसका कोई प्रोडक्ट है, तो मार्केट में वो निकलता है। ठीक है, तो वो हमारा एज अ आउटपुट हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम की। एम्बेडेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का किसी चीज़ में मिल जाना, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में इम्पोज हो जाना, मिल जाना, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। एज अ डिफिनीशन, एन एम्बेडेड सिस्टम इज़ वन दैट हैज़ कंप्यूटर हार्डवेयर विथ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन इट एज वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर
कोई हमारी आईसी है, ठीक है, आईसी हमारी दो टाइप से हो सकती है, एक होती है प्रोग्रामेबल, एक होती है विदाउट प्रोग्रामेबल। फॉर एग्जांपल अगर आप 555 आईसी का यूज़ करते हैं जिसकी पहले से प्री डिफाइंड है, जब चिप के अकॉर्डिंग आईसी बनाई गई तो उस आईसी में पहले से ही पिन को डिफाइन कर दिया गया है कि कौन सी पिन वीसीसी होगी, कौन सी ग्राउंड होगी, किस पिन पे ट्रिगर पिन होगी, ठीक है, ये पहले से प्री डिफाइंड है। लेकिन कुछ आईसी ऐसी होती हैं जिसमें मेमोरी एलिमेंट होते हैं, स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो वहाँ पर ऐसे ही आईसी जो होती है उसको प्रोग्रामेबल आईसी बोलते हैं। प्रोग्रामेबल आईसी में हम प्रोग्राम के थ्रू, अपनी कोडिंग के थ्रू पिन को डिफाइन करते हैं और उस पिन के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। तो एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर के फॉर्म में हमारे पास आईसी होगी और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हमारे पास प्रोग्राम होगा, और जब वो प्रोग्राम हार्डवेयर पे यानी हमारी आईसी में अपलोड हो जाएगा तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम के एप्लीकेशन में क्या है, इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे कहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम यूज़ हो रहा है। वैसे हमारे हिसाब से सभी घरों में और इंडस्ट्री लेवल पर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्बेडेड सिस्टम ही यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप कुछ देख सकते हैं, जैसे ड्रोन हो गया, कैमरा, प्रिंटर, कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एरोप्लेन, कंप्यूटर, फ्रिज, ओवन, ये जितने भी टाइप के ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं, आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह भी, ये सारे एम्बेडेड सिस्टम इसमें यूज़ होता है। इन सब में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम में प्रोग्रामेबल आईसी होती है। उस आईसी में हम प्रोग्राम के थ्रू आईसी के पिन को डिफाइन करते हैं और उसके थ्रू हम सेंसर्स को कनेक्ट करते हैं। तो जिस अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग हमारी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे सेंसर वर्क करते हैं। बहुत सारे सेंसर ऐसे होते हैं जो कि इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आउटपुट हमारी आईसी के थ्रू कनेक्ट होता है, और बहुत सारे सेंसर ऐसे हैं जो कि केवल आउटपुट पे ही काम करते हैं, क्योंकि आईसी या हमारा प्रोग्रामिंग के थ्रू उन्हें आउटपुट हम देते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे सिंगल फंक्शन होता है। एम्बेडेड सिस्टम में जो भी आईसी यूज़ होती है वो माइक्रो कंट्रोलर की होती है जो पर्टिकुलर टास्क पे वर्क करती है, ठीक है। दूसरा टाइटली कॉन्स्ट्रेंट होता है, ये पूरी तरीके से कॉन्स्ट्रेंट होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न के लिए। रिएक्टिव और रियल टाइम होता है, ये रिएक्टिव और रियल टाइम दोनों पे वर्क करता है। रियल टाइम पे वर्क होता है, जैसे हमारी वॉचेस वगैरह रियल टाइम पे वर्क करती हैं, तो उसी तरीके से एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू हम रियल टाइम के फंक्शन को भी कर सकते हैं। मेमोरी एलिमेंट होता है इसमें फ्लैश मेमोरी होती है। माइक्रो कंट्रोलर में फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी जो होती है हमारी केबी के फॉर्म में होती है, और फ्लैश मेमोरी का मतलब ये हुआ कि इसमें ईप्रोम होता है। ईप्रोम का मतलब डबल ईप्रोम होता है। डबल ईप्रोम का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर के आईसी पे डाल दिया है और हम अगर दूसरा प्रोग्राम चेंज करके उसी आईसी में अपलोड करते हैं तो पहले वाला प्रोग्राम पूरी तरीके से इरेज हो जाता है, और जो प्रोग्राम हमने अपलोड किया है वो उसमें रहता है, वो भी तब तक जब तक आप कोई और प्रोग्राम उसमें नहीं डाल देते। कनेक्टिंग पेरिफेरल्स होते हैं इसमें एड्रेस बस होता है, कनेक्टिंग जो है पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम कनेक्टिंग करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसमें हार्डवेयर सिस्टम भी है और सॉफ्टवेयर सिस्टम है, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइंड होता है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है एम्बेडेड सिस्टम का, जैसे इनपुट के रूप में अगर हम सेंसर से इनपुट ले रहे हैं तो वहाँ पर एडी कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है। जनरली होता क्या है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो कि एनालॉग सिग्नल में होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी सिग्नल प्रोवाइड है वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर हमारा बाइनरी यानी 0101 के फॉर्म में काम करता है जिसको हम लोगों ने बनाया है, लेकिन नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया है वो सारे सिग्नल एनालॉग सिग्नल होते हैं। जैसे साउंड हो गया, आपका लाइट हो गया, और जो है आपकी वाइब्रेशन हो गई, या और भी सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है सेंसर जो सेंस करता है उसको हम एडी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम प्रोसेसर में देते हैं, प्रोसेसर ऑन ASIC का मतलब होता है एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। मेमोरी इसमें होती है,
मेमोरी के थ्रू इसमें डाटा ट्रांसमिट और रिसीव होता है। उसके बाद जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वापस हम इसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करने के बाद वो हमें एक्चुएटर के फॉर्म में मिल जाता है। अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, क्योंकि हम यहाँ पर दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर की, तो हम सबसे पहले देखेंगे दोनों हैं क्या और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या एप्लीकेशन है, क्या वर्किंग है। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है जब हम इनपुट देते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होते हैं, रजिस्टर एरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेमोरी यूनिट अलग होती है, एक यूनिट आपकी मेमोरी अलग होगी, और माइक्रो प्रोसेसर में ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एरे ये अलग यूनिट होगी, और आउटपुट डिवाइसेस अलग हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट हमें कैसे मिलता है, अगर हम कोई चीज़ प्रिंट लेना है तो आउटपुट है वो, ठीक है, या और भी ऐसी चीज़ें जो वर्क कराना है तो वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आता है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसके हैं गेमिंग, वेब ब्राउजिंग, फोटो एडिटिंग, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सिमुलेशन। माइक्रो प्रोसेसर से हम एक ही टाइम पे कई सारे काम कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम गेम खेल सकते हैं, और वेब, अगर हमें वेब में कोई चीज़ हमें सर्च करनी है वो कर सकते हैं, हमें टाइपिंग करनी है टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है, और भी हम कई सारे काम कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो इसके थ्रू हम कई सारे काम माइक्रो प्रोसेसर में हम कई सारे काम कर सकते हैं, कई सारे कामों के लिए प्लेटफॉर्म अलग अलग है, वहाँ पर हम जाकर उसको कंप्लीट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में CPU अलग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU अलग होता है, डाटा बस है, इसके साथ यहाँ पर रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर, सीरियल कॉम पोर्ट का मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट, जो भी कम्युनिकेशन होता है, तो ये सारे हमारे माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक्स हैं। अब बारी आती है माइक्रो कंट्रोलर की। तो माइक्रो कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं, इनपुट जो है माइक्रो कंट्रोलर में जाता है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही आपका CPU होता है, मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर के बाद हमें फाइनली वो आउटपुट मिल जाता है। माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन देखिए, पहले भी मैंने अभी दिखाया था, इस कैमरा है, वॉशिंग मशीन, प्रिंटर, फ्रिज, ओवन, AC, ठीक है, जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम वर्क करते हैं आज के टाइम पे, जो पर्टिकुलर टास्क पे वर्क करते हैं, वो सारे माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड होता है। माइक्रो कंट्रोलर में जैसे माइक्रो प्रोसेसर में हमारा CPU अलग होता है और भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो अलग होते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में एक ही IC के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे भी माइक्रो कंट्रोलर का नाम है माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि माइक्रो यानी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर की IC के अंदर ही आपका प्रोसेसर भी होता है, रोम, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें एक ही IC एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाती हैं। माइक्रो कंट्रोलर के टाइप्स, माइक्रो कंट्रोलर कई टाइप के हैं, ठीक है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है एटमेल मतलब हो गया, एटमेल का मतलब हुआ कि कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करती है IC की, ठीक है। अब जैसे यहाँ AVR दिया है तो AVR का मतलब हुआ एडवांस वर्चुअल रिस्क, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन किया था। और जो है एक्स मेगा में क्या है कि ये IC ये भी AVR की है, बट इसकी पिंस और साइज़ बड़ी होती है, और चूँकि SMD फॉर्म में होता है तो इस IC के थ्रू इसका छोटा होता है साइज़, इसकी साइज़ जो है इस IC से छोटी होती है, ये छोटी होती है, ये SMD फॉर्म में है, स्मॉल इसके डायमेंशन होता है, ठीक है। तो वर्क दोनों का सेम है और सारे जो है एप्लीकेशन भी सेम है। इसी तरह इसी सीरीज़ में PIC आता है, 8051 आता है, आर्डिनो है, रैम है, ARM है, ये सारे जो माइक्रो कंट्रोलर हैं ये सभी माइक्रो कंट्रोलर हैं जो कि अलग अलग टाइप से की मैन्युफैक्चरिंग है, इनमें कंपनियां अलग अलग टाइप से जिनके पास
मैन्युफैक्चरिंग की अथॉरिटी है आईसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब अपना अलग अलग जो है आईसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बट इसका प्लेटफॉर्म वर्किंग का वो सेम होता है। कुछ रिटर्न पैटर्न सेम होते हैं अलग अलग आईसीओ के, और डिफ़ाइन करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सभी माइक्रो कंट्रोलर आईसियाँ हैं और ये सभी ये रिस्क टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज़ से 4 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में 1 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक ही होती है। रैम की बात करें तो रैम माइक्रो प्रोसेसर में 512 MB से लेकर 32 GB तक की अवेलेबिलिटी होती है। जहाँ पर हम आप लोग देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम वगैरह में रैम अगर लगाते हैं तो उसके स्लॉट्स होते हैं, तो स्लॉट्स में जो है हम उसके स्लॉट को चेंज करके मेमोरी की साइज़ को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, इसमें फ्लैश मेमोरी होती है, तो 2 KB से लेकर 256 KB तक की मेमोरी होती है। रोम की बात करें मतलब हार्ड डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड डिस्क जो है माइक्रो प्रोसेसर में 128 GB से लेकर 2 TB तक की होती है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में किसी भी टाइप की हार्ड डिस्क नहीं यूज़ होती। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी फ्लैश मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी का मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्लैश मतलब ये हुआ कि अगर हमने प्रोग्राम डाला और उसके बाद प्रोग्राम को डालने के बाद अगर हमें नेक्स्ट कोई प्रोग्राम उसमें डालना है तो पहला प्रोग्राम पूरी तरीके से इरेज हो जाता है। तो फ्लैश मेमोरी बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में 32 KB की फ्लैश मेमोरी, 32 KB से लेकर 2 MB तक की फ्लैश मेमोरी होती है। पेरिफेरल्स की बात करें, पोर्ट की बात करें तो इसमें USB पोर्ट होता है, इसमें I2C यूज़ होता है। I2C का मतलब ये बाई डायरेक्शनल इसका पोर्ट होता है। और इंटरफेसेस की बात करें तो ये हाई स्पीड अथरनेट UART होता है, इसमें यूज़ होता है। इथरनेट जो हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए अलग पोर्ट डिफाइन होता है, इसकी स्पीड भी हाई होती है। माइक्रो कंट्रोलर में SPI का यूज़ होता है, सीरियल SPI मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, और UART का मतलब होगा यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर हम UART का यूज़ करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर में हम अथरनेट UART का यूज़ करते हैं। अगर हम बिट साइज़ की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में जो बिट साइज़ होता है वो 32 बिट से 64 बिट के बीच में होता है। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर में ये बिट 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हम ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी बिट कम है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। ये आपके माइक्रो कंट्रोलर आपके 28 पिन और जो है 40 पिन फॉर्म में आती है। तो ये 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का अवेलेबल है मार्केट में आपको आईसी मिलेगी। और माइक्रो प्रोसेसर में जो बिट वाइज होता है वो 32 बिट से 64 बिट के बीच में अवेलेबल है। अगर हम ब्लॉक्स के फॉर्म में अगर समझें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को, तो ब्लॉक के फॉर्म में हम ये देखेंगे कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो 1 चिप यानी एक ही आईसी में, एक ही चिप में हमारा सीपीयू भी होता है, टाइमर, काउंटर, मेमोरी, क्लॉक, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, यूज़ार्ट, अदर पेरिफेरल जो भी चीज़ें होती हैं वो एक आईसी के, सिंगल एक आईसी के अंदर होती है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर में मेनी डिफरेंट चिप होती हैं, जैसे प्रोसेसर की चिप अलग हो गई, मेमोरी अलग, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस अलग होते हैं, यूज़ार्ट, टाइमर, काउंटर, अदर पेरिफेरल जो भी होते हैं वो सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि एक ही आईसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं ऑन चिप, तो यहाँ पर इसका पावर कंजक्शन भी कम होता है। और चूँकि यहाँ पर हम सबको अलग अलग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी जो है ब्लॉक्स को, सारे यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल्स हैं सबको हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो पावर कंजप्शन होता है वो ज़्यादा होता है। दोनों के यूजेस अलग अलग हैं। यहाँ पे हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, यहाँ पर हम कई सारे काम इस प्रोसेसर के थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ माइक्रो कंट्रोलर में हम सिंगल टास्क पे वर्क करते हैं, और ये ऑन चिप ये सारी चीज़ें एक ही आईसी के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं।
अब थोड़ा सा अगर हम माइक्रो कंट्रोलर पे चल रहे हैं तो माइक्रो कंट्रोलर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सबसे पहले जो हमारा प्रोसेसर आया माइक्रो कंट्रोलर का वो इंटेल 4004 में आया था, जो कि 4 बिट का था, केवल 4 बिट का बना था 1971 में। उसके बाद 8085 इंटेल 8085 8 बिट का आया, पहला 8 बिट का 1974 में। फिर थोड़ा और मॉडिफाइड हुआ, 8 बिट आया 1976 में। फिर इंटेल 8031 आया 8 बिट का, वो आया आपका 1976 में ही आया। और इंटेल 8051 8 बिट मास्क रोम जिसको बोलते हैं, वो 1980 में आया। 8051 के अंदर कई सारी जो है आती हैं फैमिली, ये 8051 की कई सारी फैमिली आती हैं, उसके कई सारे माइक्रो कंट्रोल की आईसी आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो 89S52, 89C51, 89C52, 89S8252, 89S52, ऐसे करके बहुत सारी आईसीओं की सीरीज़ है जो कि 8051 फैमिली में ही आती है। उसके बाद इंटेल 8086 16 बिट का पहला 16 बिट का ये आया मॉड्यूल, जो कि 1978 में आया। उसके बाद इंटेल के बाद फिर एटमेल कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया 89C51 का 8 बिट का फ्लैश मेमोरी। मैंने बताया माइक्रो कंट्रोलर फ्लैश मेमोरी होती है। तो जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, चेंज हुआ। पहले यही माइक्रो कंट्रोलर सिंपली इंटेल बनाता था यहाँ तक। उसके बाद फिर यहाँ पर एटमेल कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, और एटमेल के साथ साथ इंटेल ने ही इन लोगों को ये प्रोवाइड किया था कि भाई आप अपना जो है आईसी जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एटमेल को दिया, और फिर एटमेल से माइक्रो चिप को गया, मोटोरोला ने भी जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस टाइप से इन्होंने अलग अलग आईसी के मॉडल निकाला, जिसमें कि इन्होंने 8 बिट के भी निकाले, ठीक है। और यहाँ पर जो मोटोरोला ने निकाला है ये आपका 8 बिट का 1 चिप एडीसी। पहले क्या होता था कि जो भी माइक्रो कंट्रोलर पहले होते थे उसमें एडीसी नहीं होता था, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमें अलग से यूज़ करना पड़ता था माइक्रो कंट्रोलर आईसी के अलावा। बट यहाँ पर क्या है कि मोटोरोला ने जब ये निकाला आपका 8 बिट का, तो यहाँ पर इन्होंने इसमें एडीसी इनबिल्ड किया आईसी में, चिप में, ठीक है, जिसमें कि हमें एनालॉग सिग्नल को डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर में देने पर वहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट हमको अलग से नहीं लगानी पड़ती थी, वो आईसी में ही इनबिल्ड मिलने लगी। उसके बाद फिर एवीआर आया। एवीआर में एवीआर का मतलब है एडवांस वर्चुअल रिस्क, ठीक है। ये 8 बिट का आया जो कि रिस्क टेक्नोलॉजी पे काम किया। इसके पहले जो भी चीज़ें थी वो सिस्क टेक्नोलॉजी पे काम करती थी, ठीक है। ये सिस्क क्या है, ये रिस्क क्या है, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। आज के टाइम पे जो भी माइक्रो कंट्रोलर हमारे सोसाइटी में अवेलेबल हैं वो एवीआर हैं, और एवीआर की आईसी मैक्सिमम यूज़ हो रही है, चाहे वो 8 बिट की हो, 16 बिट की हो, 32 बिट की है, वो अवेलेबल है। 8051 की भी आईसी अवेलेबल है। बट जनरली है क्या कि जब तक 8051 की फैमिली की आईसीओ में असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बहुत लंबा लिखना पड़ता था। तो प्रोग्राम में हर चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ती थी, उसके लिए सिंटैक्स अलग अलग होते थे, तो जो रिटन पैटर्न होता था वो भी लंबा था। तो लंबा होने की वजह से उसमें क्या होता था कि उसकी स्पीड भी थोड़ा स्लो हो गई थी, और स्पेस भी कम होता था, उसको एक्सक्यूट कराने में टाइम भी लगता था। बट माइक्रो कंट्रोलर में जब रिस्क टेक्नोलॉजी पे काम हुआ और एवीआर आया, तो उसके बाद वहाँ पर एम्बेडेड सी लैंग्वेज का यूज़ होने लगा, और यहाँ पर क्या है कि रिटन पैटर्न बिल्कुल थोड़ा सा कम हो गया। और जो बातें हम 10 लाइन में प्रोग्राम लिख के बताते थे, वही चीज़ें अब हम 3 या 4 लाइन में प्रोग्रामिंग करके उसको कंप्लीट कर सकते थे। तो इसलिए ज़्यादा यूज़फुल हुआ, क्योंकि इसमें जो है कम जो है आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और आप ऐसे ही कह सकते हो कि जैसे सी है तो सी में आप लंबी प्रोग्रामिंग करते हो किसी को डिफ़ाइन करने में, वहीं आप अगर पाइथन ले लो तो आप उसको कम स्टेप में कुछ लाइनों में ही वो आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एवीआर आया। एवीआर एडवांस वर्चुअल रिस्क है, जो कि डेवलप हुआ था 1996 में। एटमेल कॉरपोरेशन ने इसे जो है डेवलप किया है, और इसका जो आर्किटेक्चर डेवलप किया है वो 2 टाइप के साइंटिस्ट थे। एक थे एल्फ एगिल बोगेन और दूसरे थे वेगार्ड वोलेन।
ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था। इन्हीं के नाम पर AVR पड़ा, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट का जो नेम का पहला अक्षर है A, तो वो A हो गया, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम का पहला अक्षर V, तो यहाँ पर V हो गया, और R मतलब रिस्क, जो हम रिस्क टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस पे पड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से AVR का नाम पड़ा, जो कि एटमेल कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया था। अब अगर हम बात करें कि जो आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ था, जो डिज़ाइन हुई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ब्लॉक के फॉर्म में हम समझ सकते हैं। इसमें कंट्रोल स्पेस है, प्रोग्राम है, रोम है, और इंस्ट्रक्शन डिकोड है, आपका प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक, प्रोसेसर है, रजिस्टर और इंटरफेस है, और रजिस्टर स्पेस है। तो ये ऑन चिप ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसमें दो टाइप के जो है आर्किटेक्चर जो है डेवलप हुए थे। सबसे पहले आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर से ये डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। तो वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस था, ठीक है, जिसकी वजह से पहले आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर बना था, उसके बाद आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस था कि हार्वर्ड को चेंज करके फिर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को ही फॉलो किया गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लॉक्स के रूप में कि पहले क्या होता था कि मेमोरी, डाटा और कोड, पहले मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी दोनों के लिए अलग अलग स्लॉट प्रोवाइड किए जाते थे, इंस्ट्रक्शन एड्रेस के लिए और वेरिएबल एड्रेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी के लिए इंस्ट्रक्शन एड्रेस अलग से ही ब्लॉक होता था इसके लिए, और यहाँ पर डाटा मेमोरी के लिए वेरिएबल एड्रेस अलग से होता था, जो कि CPU से कनेक्टेड था। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी। बट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है उसको बेस्ट ज़्यादा माना गया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मेमोरी, डाटा और कोड, यहाँ पर जो अलग अलग सेक्शन में थे उसको इन्होंने एक ही सेक्शन में कर दिया। डाटा और एड्रेस जो कि CPU से कंट्रोल होता है, और उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को ज़्यादा प्रेफर किया गया है, और इसका ही यूज़ आज के टाइम पे ज़्यादा होता है। अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में ब्लॉक को समझें तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वॉन न्यूमैन में क्या है कि सिंगल मेमोरी टू बी शेयर्ड बाई बोथ कोड एंड डाटा। यहाँ पे आपने ब्लॉक में देखा कि यहाँ पर सिंगल जो है मेमोरी को यूज़ किया गया है कोड और डाटा के लिए, जबकि आपका हार्वर्ड मशीन या हार्वर्ड आर्किटेक्चर में आपका इन दोनों के लिए सेपरेट किया गया। उसके बाद प्रोसेसर्स नीड टू फेच कोड इन अ सेपरेट क्लॉक साइकिल। डाटा जब हमने अलग कर दिया, एक कर दिया, तो वहाँ पर हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो एक ही में हो जाती थी। यहाँ पर सिंगल क्लॉक साइकिल सफिशिएंट था हार्वर्ड में, और सेपरेट बसेस को यूज़ करके इन्होंने कोड और डाटा को डिफाइन किया था। उसके बाद स्पीड की बात करें तो हायर स्पीड, वॉन न्यूमैन में स्पीड जो है देन हायर थी और लेस टाइम कंज्यूम था, जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या था? स्लोअर इन स्पीड। ये स्पीड में क्या होता था? ये स्लोअर था। ठीक है, और स्लो होने के कारण ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता था। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में सिंपल डिज़ाइन में सिंपल था, और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में ये डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्स था। तो ज़्यादा प्रेफर किया गया, एडवांटेज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को ही प्रेफर किया जाता है। अब हमने रिस्क की बात की थी, क्योंकि AVR है, AVR में R जो है वो रिस्क को डिफ़ाइन करता है। तो रिस्क और पहले जो माइक्रो कंट्रोलर आते थे वो CISC पे काम करते थे। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। पहली बात तो इसका मतलब समझते हैं। CISC का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क का मतलब हो गया रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर रिस्क में क्या होता है? फ्यू इंस्ट्रक्शन, यानी हमको जो प्रोग्राम लिखना होता था वो कुछ इंस्ट्रक्शन देने पे कंप्लीट हो जाता था, जबकि उसी वर्क को कराने के लिए हमें मेनी इंस्ट्रक्शन, कई सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते थे, जिस पे भी वो काम होता था। और एड्रेसिंग मोड्स की बात कर लें तो
रिस्क जो टेक्नोलॉजी थी आपकी, वहाँ पर फ्यू एड्रेसिंग मोड से ही काम हो जाता था, जबकि सिस्क जो टेक्नोलॉजी थी उसमें एड्रेसिंग मोड जो है वो कई होते थे। मेनी रजिस्टर्स, इसमें कई सारे रजिस्टर्स हैं, इसमें फ्यू रजिस्टर्स यूज होते थे सिस्क में। कॉम्प्लेक्सिटीज इन कंपाइलर, यहाँ पर क्या है, कंपाइलर कॉम्प्लेक्सिटी जो है होती थी कंपाइल करने में, और यहाँ पर क्या है सिस्क में कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो माइक्रो प्रोग्राम करने में होती थी। ठीक है। फास्टर रिस्क में फास्टर क्लॉक रेट्स हैं, यानी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है, जो वर्क है वो फास्ट होता था, और सिस्क में जो वर्क होता था वो स्लो होता था, स्लो क्लॉक रेट्स होते थे। उसके बाद रिड्यूस द साइकिल पर इंस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो साइकिल है आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स थी, कॉस्टिंग थी, ठीक है, नंबर वो क्या है, वो पर प्रोग्राम जो है वो कम होती थी, और यहाँ पर मिनिमाइज होती है इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। ठीक है। तो ये आपका जो रिस्क है ये आपका ज़्यादा बेनिफिट था सिस्क से। तो पहले जो आया था स्टार्टिंग में सिस्क आया था, आज के टाइम पे जो चल रहा है वो रिस्क टेक्नोलॉजी पे ही वर्क हो रहा है। अब अगर हम बात कर लें कि AVR जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी कैसी कैटेगरी है, कितने टाइप से कैटेगराइज है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टीनी AVR है, मेगा AVR है और एक्स मेगा AVR है। टीनी AVR में लेस मेमोरी है, मेमोरी कम है, स्मॉल साइज़ है, सुटेबल ओनली फॉर सिंपल एप्लीकेशन, बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन को जो है करने के लिए यहाँ पर हम टीनी AVR का यूज़ करते हैं। मेगा AVR में क्या है, इसमें अच्छे अमाउंट में मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी कितने तक, अप टू 256 KB तक की फ्लैश मेमोरी अवेलेबल है। ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें जो है इनबिल्ट पेरिफेरल्स और सुटेबल जो है मॉडरेट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, इसमें कई सारे सुटेबल एप्लीकेशन और नंबर्स जो है वो इनबिल्ट हैं, और टीनी AVR की अपेक्षा ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा हैं और इसमें मेमोरी ज़्यादा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपोनेंट्स को और सेंसर को कनेक्ट करके हम इससे काम करा सकते हैं। एक्स मेगा ये कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है इसमें। ठीक है। और यहाँ पर प्रोग्राम की स्पीड जो है वो भी जो है ज़्यादा है। अगर हम पिन के फॉर्म में देखें, मेमोरी के फॉर्म में देखें, तो जो टीनी AVR है उसमें 6 से 32 पिन होती हैं और 0.5 से 8 KB तक की फ्लैश मेमोरी होती है। ये साइज़ में छोटा है क्योंकि इसकी मेमोरी कैपेसिटी भी कम है और इसमें पिन भी कम है। मेगा AVR में 28 से 100 पिन तक हो सकती हैं, और इसकी जो फ्लैश मेमोरी की है उसकी कैपेसिटी 4 to 256 KB तक की है। ठीक है, एक्सटेंडेड पेरिफेरल। एक्स मेगा AVR की बात करें तो इसमें 44 से लेकर 100 पिन तक हम यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो फ्लैश मेमोरी है वो 16 to 384 KB तक की है। ठीक है। तो मार्केट में तीनों टाइप के जो है आपके आईसियाँ अवेलेबल हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की, कैसा हमारा एप्लीकेशन है, हम कहाँ पर कैसे यूज़ करें। अगर छोटा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम टीनी AVR का यूज़ कर लेंगे। हमारे पास एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा है, हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है और उसमें जो है ज़्यादा चीज़ें हमें कनेक्ट करनी हैं तो हम मेगा का यूज़ कर लेंगे। और भी ज़्यादा आपको, वैसे मैक्सिमम 100 पिन तक का है, और भी ज़्यादा आपको यूज़ करना है तो आप और भी कर सकते हैं, वो आप एक्स मेगा में जाके कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ AVR माइक्रो कंट्रोलर। जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो टाइप है, अब देखिए इसमें जो है टीनी AVR छोटा है आपका ये, और आपका 8 मेगा ये बड़ा है साइज़ में, और ये एक्स मेगा है। एक्स मेगा में इसमें आप पिन की संख्या देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, SMD फॉर्म में है। ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप पिन वो माइक्रो कंट्रोलर आप चूज़ करेंगे कि आपका काम किस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर में हो जाएगा। टीनी में हो जाएगा, मेगा में हो जाएगा
या फिर एक्स लेगा। ये थोड़ा सा AVR का माइक्रो कंट्रोलर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो ये है, जो भी हमने बताया आपको कि एक सिंगल IC के अंदर आपका CPU भी है, मेमोरी भी है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, वो सारी चीज़ें आपके एक ऑन चिप है, एक मेमोरी के अंदर है, ठीक है। तो उसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर है VR का IC का वो ये है, और इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग के ब्लॉक्स आप जानते रहिए, उतना ही बहुत है। AVR आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन, इसमें होता क्या क्या है। एक IC के अंदर CPU, फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी, SRAM, स्टैटिक रैम, डबल EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजरेबल प्रोग्राम, रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, इंटरप्ट हैं, टाइमर है, वॉच डॉग है, यूजार्ट है, ठीक है। यूजार्ट मतलब यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, SPI भी है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस I2C, जो कि बाई डायरेक्शनल इंटरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी एक IC के अंदर हैं। इसका आर्किटेक्चर यही डिफाइन करता है। अब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात कर लें, फॉर एग्जांपल 8 मेगा 8, ये हमारा AVR की IC है माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पर आप देख रहे हो जिस कंपनी एटमेल कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की है उसका यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, एटमेल का यहाँ मोहर लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 80 मेगा 8। 80 मेगा 8 का मतलब 80 मतलब एटमेल हो गया और मेगा 8, ठीक है। ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर की IC है। ये IC 28 पिन की होती है। IC की काउंटिंग आप लोग जानते होंगे कि हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे जाते हैं काउंटिंग में, और फिर ऐसे आते हैं, ठीक। 1 से लेकर 14 तक, 14 के बाद 15, इधर से 15 से लेकर 28। तो इस टाइप से हमारी माइक्रो कंट्रोल की IC है। ये IC प्रोग्रामेबल IC है। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू हम पिन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेंसर वगैरह लगाकर कि हम किस पिन से हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी क्या प्रोग्रामिंग सिंटैक्स होगा, उसको हम कैसे इनेबल करेंगे वर्क करने के लिए। इसके बाद अगर हम एक बार देखें कि जो IC है, ये हमारी, हमने जो आपको पिक दिखाया उस IC का ये पिन कॉन्फ़िगरेशन है। ये पूरा आप जो देख रहे हो ये उस IC का पिन कॉन्फ़िगरेशन है।